Hi students. Today we are going to discuss some MCQs of paper 4B part जो कि B.Ed का second year है, and the name of the subject is Understanding Disciplines and Subjects. जैसे कि आपने देखा होगा मैंने कल जो पेपर 4 का A पार्ट है LAC वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था। उसमें मैंने 50 क्वेश्चंस MCQs कवर किए थे आपके B.Ed के ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, और आज भी मैं आपके लिए 50 ऑलमोस्ट MCQs कवर करूंगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन क्या होता है? Discipline has a substantial body of knowledge based upon which researches are conducted, behavior that needs to be maintained in the school, both 1 and 2, none of these. अब देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में, जैसे कि आपको सब्जेक्ट का नेम देखिए, सब्जेक्ट का नेम होता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, या आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप देखते हैं तो आप एक ही सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ते हैं, उसकी अलग अलग ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी को डिसिप्लिन्स बोला जाता है, उनकी डिटेल स्टडी को। तो यहाँ पे वो मतलब है डिसिप्लिन्स का, ना कि वो डिसिप्लिन जो स्कूल में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, आई होप आप सबको डिसिप्लिन का जो मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज डिसिप्लिन, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे डिसिप्लिन का जो ऑप्शन नंबर 1 है वही आता है कि डिसिप्लिन हैज अ सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड अपॉन विच रिसर्चेस आर कंडक्टेड, ना कि वो जो स्कूल में मेंटेन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1, बोथ 1 एंड 2 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको बताया मैंने कि ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। Which of the following is true about the nature of disciplines? इसमें से कौन सा करेक्ट है डिसिप्लिन के नेचर में? अगर आप देखेंगे कि नेचर मींस जो, अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे कि किस तरह का होता है, तो आपको ये बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू लर्निंग, बिल्कुल लर्निंग से, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो सब्जेक्ट्स आपके लर्निंग के लिए ही होते हैं। सेकेंडली, इट इम्प्लाइज एन ऑर्डर। thirdly it has theories and concepts। तो आप देखिए कि तीनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एकेडमिक डिसिप्लिन? एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है? तो एकेडमिक डिसिप्लिन देखते हैं अब हम क्या होता है। एकेडमिक डिसिप्लिन इज अ ब्रांच ऑफ लर्निंग। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डिसिप्लिन मतलब जो मेन स्टडी होती है, आगे एकेडमिक मतलब जो उसके अंडर की जो कैटेगरीज होती हैं, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, उस तरह की लर्निंग को हम एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर कंसिडर करते हैं, जो कि आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं। Second, academic discipline is a field of branch of learning affiliated with an academic department of a university, formulated for the advancement of research and scholarship, ये भी होगा। Third, academic discipline is formulated for the professional training for researchers, academics and specialists। तो इसलिए इसको हम ऑप्शन नंबर 4 पे जाएंगे, all of them। Which of the following is not a characteristic of academic discipline? अब देखिए ये फिर एक नेगेटिव क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा एकेडमिक डिसिप्लिन का पार्ट नहीं है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, डिसिप्लिन्स हैव अ पर्टिकुलर बॉडी, लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ गेस्चर्स। तो अब देखिए एक डिसिप्लिन का एक पर्टिकुलर बॉडी नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए नेगेटिव दिया हुआ है। प्रॉपर उसकी एक लैंग्वेज नहीं होती है, एकेडमिक डिसिप्लिन को एक पर्टिकुलर लैंग्वेज डिफाइन नहीं कर सकते हैं, या उसके गेस्चर्स को आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए पहला वाला पॉइंट नेगेटिव है और क्वेश्चन में नेगेटिव है, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 पे जाएंगे। क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है, डिसिप्लिन्स हैव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक ऑब्जेक्ट होता है, एक एम होता है रिसर्च के लिए। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, डिसिप्लिन्स हैव थ्योरीज, थ्योरीज भी होती हैं,
और फोर्थ जो दिया हुआ है प्रॉपर टर्मिनोलॉजी, हाँ प्रॉपर हर किसी डिसिप्लिन की प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए फिर से यहाँ पे वापस नेगेटिव क्वेश्चन है कि हमको बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च ऑफ अ डिसिप्लिन कैन नॉट बी शेयर्ड विद अदर डिसिप्लिन। जो ऑब्जेक्ट होता है रिसर्च का डिसिप्लिन का, वो हम किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो हम उसकी जो रिसर्च होती है, जो रिसर्च का जो ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्वियसली हम किसी और के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन 2 में कैन नॉट ऐड किया हुआ है कि नहीं ऐड कर सकते, बट एक्चुअली हम उसको ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्कूल सब्जेक्ट्स एम, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा है, एम्स एट सोशल रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर आप देखेंगे कि स्कूल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सोशल रिफॉर्मेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में स्टूडेंट्स के लर्निंग में बिल्कुल हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आप देखेंगे, फॉर्म्ड बाय सिंपल आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, इंक्लूड्स प्रैक्टिकल नॉलेज, लोकल कम्युनिटी नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज, बिल्कुल ये भी होगा। मोर कंसर्न अबाउट मीटिंग सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, टेक्स केयर ऑफ द डिमांड ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। बिकॉज जैसे कि आपको मैंने बताया वो था लास्ट मेरे वीडियो में भी कि स्टूडेंट्स को हम जो हमारे स्टूडेंट स्कूल सोसाइटी के अंदर ही आते हैं, तो जो स्कूल्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारा हाउस का जो कल्चर होगा, वो सारा विद इन द सोसाइटी ही आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ देम, क्योंकि जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है वो तीनों करेक्ट है, सो इसलिए ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। आपको मैं पिछले कई वीडियोस में हर बार मैंने ये बताया हुआ है कि जो एजुकेशन का जो हमारा एक गुड टीचर का कभी भी ये एम या गोल ऑफ एजुकेशन ये कभी नहीं होगा कि एक बच्चे को अच्छे मार्क्स आए या वो क्लास में फर्स्ट रैंक करे। एक टीचर का जो एम होता है वो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, या उसके स्किल्स डेवलपमेंट होगा, जो उसका एटीट्यूड लेवल पे फोकस करना होगा, या उसके नॉलेज को एनहांस करने की बात करेंगे। कभी भी एक जो अच्छा टीचर होगा वो एक स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स या अच्छे रैंकिंग्स पे फोकस नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट है। और क्वेश्चन में भी ये पूछा हुआ है कि एजुकेशन का पिलर, एजुकेशन का जो एम वो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 है, लर्निंग टू गेट गुड मार्क्स एंड गुड रैंक। क्वेश्चन नंबर 8 क्या चाहिए, Which of the following is not an aim of schooling? स्कूलिंग का एम नहीं होता। एकेडमिक रैशनलिज्म बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिटी टीच कराना, ये बिल्कुल एम होता है। प्रोवाइड स्कॉलरशिप, एक स्कूल का कभी भी एम नहीं होगा कि वो एक बच्चे को स्कॉलरशिप दिलवाएं। उसको अच्छा बच्चा अगर बहुत वेल एफिशिएंट है और उसको स्कॉलरशिप अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, पर स्कूल की तरफ से कभी भी एक ये एम नहीं होता है, क्योंकि जो स्कूल होगा वो हमेशा एक स्टूडेंट की एकेडमिक लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसके नॉलेज को एनहांसमेंट के लिए फोकस करेंगे, कभी भी स्कॉलरशिप के लिए फोकस नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नीड ऑफ स्कूल ऑब्जेक्ट्स, स्कूल सब्जेक्ट्स। स्कूल्स इसमें जो सब्जेक्ट्स आप देखते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, उनकी क्या जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर हम देखेंगे, द स्कूल सब्जेक्ट्स इक्विप द इंडिविजुअल विद द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड टू लीड अ क्वालिटी लाइफ। दे प्रमोट द बेसिक एकेडमिक स्किल्स रिक्वायर्ड, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें स्किल्स चाहिए होते हैं। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हमें जैसे अगर हम सपोज हम मार्केट में गए तो आपको अगर जिसे अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक होता है डिसीजन मेकिंग, आपको डिसाइड करना है, तो ये सारा आपको एक नॉलेज गैदर करना कि नहीं ये प्रॉपर मटेरियल होगा, ये मेरे लिए नहीं होगा, या फिर आपको कम्युनिकेट करना होता है शॉपकीपर से। तो जो ये बहुत जो टाइनी चीजें होती हैं ये आपको डे टू डे लाइफ में
या आपको एक आपकी जो एकेडमिक अपब्रिंगिंग होती है आपको उससे बहुत ही हेल्प मिलता है। थर्ड जो दिया हुआ है, studying school subjects involves an understanding of the theory of content that is crucial for disclosing the educational potential embodied in the content. फोर्थ है ऑल ऑफ देम। तो देखिए इसमें ऑल ऑफ देम ऑप्शन होगा, क्योंकि जो स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरेटिकल कंटेंट पे फोकस नहीं करते, वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं और आपको डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच? मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है? तो देखिए, an approach to curriculum integration which focuses primarily on the different disciplines and the diverse perspectives they bring to illustrate a topic, theme or a issue. Multidisciplinary approach क्या होती है? अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बता रहा है an approach to curriculum integration which dissolves the boundaries between the conventional disciplines and organized teaching. तो कभी भी एक जो प्रॉपर अप्रोच होगा या फिर जो प्लान्ड अप्रोच होगा, जो सही अप्रोच होगा, वो कभी भी बाउंड्रीज को डिसॉल्व नहीं करेगी कन्वेंशनल डिसिप्लिन में और ऑर्गेनाइज टीचिंग एंड लर्निंग में, कभी वो डिसॉल्व करने की बात नहीं की जाएगी। आप देखिए यहाँ पे बता रहा है अप्रोच टू करिकुलम इंटीग्रेशन विच फोकस है, यहाँ पे फोकस की बात कर रहा है, यहाँ पे डिसॉल्व की बात नहीं कर रहा है। विच फोकस इज प्राइमरली on the different disciplines and the diverse अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव्स पे, that जो हमें अलग टॉपिक, थीम और इश्यूज के बारे में बताता है। सो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि देखिए मल्टी बोल रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे, देखिए टॉपिक्स पे भी, थीम्स पे भी, इश्यूज पे भी, सब तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहा है, अलग अलग तरह के चीजों पे फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच? अब पहले हमने मल्टी देखा हुआ था, अभी हम ट्रांस देख रहे हैं ना, अभी आपको इसमें और डिफरेंस में आगे भी एक्सप्लेन करूंगी। अभी देखिए, एन अप्रोच टू करिकुलम इंटीग्रेशन which dissolves, देखिए यहाँ पे बात कर रहा है dissolves the boundaries between the conventional disciplines and organized, ठीक है। यहाँ पे सेम देखिए, ये जो मल्टी डिसिप्लिन और ट्रांस जो था ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। पहले हमने फोकस पे बात करी थी क्योंकि वो मल्टी था, यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ था कि वो डाइवर्स मतलब अलग अलग बहुत सारी चीजों पे, मल्टी का मतलब भी होता है दो कि कई कई सारी, ज्यादा मतलब। तो देखिए यहाँ पे हमने टॉपिक, थीम, इशू सब पे बात किया था, पर अभी यहाँ पे ट्रांस डिसिप्लिनरी की बात कर रहा है। तो ट्रांस डिसिप्लिन में क्या बोल रहा है कि जो डिसॉल्व करता है बाउंड्रीज को कन्वेंशनल डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज टीचिंग और लर्निंग के बीच में, और द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और थीम्स, तो उसे बोला जाएगा ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच, जो बिल्कुल मल्टी से ऑपोजिट होता है, अलग होता है। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, अब देखिए हमने मल्टी पढ़ लिया, ट्रांस पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग क्या होती है। तो इंटरडिसिप्लिन लर्निंग होती है सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, जनरेट न्यू नॉलेज, एनरिचिंग द करिकुलम, या ऑल ऑफ द अबव। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसमें आप डिसीजन मेकिंग आपकी बड़ी आसानी से हो जाए, जिसमें आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, उसे बोला जाता है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। अब देखिए उसी से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन है, इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग प्रमोट्स, जो इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग होती है वो क्या प्रमोट करती है? वो प्रमोट करती है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। देखिए हमने पहले देखा था कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग होती क्या है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक होती है। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसका जो उसका जो पहले का लेवल वो क्या होता है, वो यही होगा कि आप उसे सोचेंगे तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इंटरडिसिप्लिनरी किस चीज को फोकस करती है या बच्चे में किस चीज को प्रमोट कर रही है? वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट कर रही है, ताकि एक जो स्टूडेंट है, जो एक बच्चा है,
वो इजीली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसकी एनहांस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, content matter gathered from different disciplines may retain their distinct identities in। अब देखिए क्वेश्चन में ही बोला गया है कि फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, अलग अलग डिसिप्लिन, जो डिफरेंट मतलब मल्टी डिसिप्लिन्स में रिटेन देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज इन। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। क्वेश्चन 15 पे आ जाइए, interdisciplinary learning and multidisciplinary learning enhances original thinking। देखिए उन दोनों में आपको जो आपकी ओरिजिनल थिंकिंग है उस पे फोकस किया जाता है। दोनों आपको मैंने बताया, दोनों में जो ट्रांस होता है, मल्टी होता है, वो दोनों ऑपोजिट होते हैं, पर उन सब में कॉमन चीजें क्या होगी, आपकी थिंकिंग जो कि ओरिजिनल होगी। One of the strategies to promote interdisciplinary learning is, जो interdisciplinary learning होगी उसमें उसको प्रमोट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, स्टार्ट ऑफ स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए, अ प्लान इन्वॉल्व्स फॉर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स दे आर। एक प्लान प्लान को शुरू करने की जरूरत की चीजें क्या होती हैं अगर आपको प्लानिंग शुरुआत करनी है तो? कंटेंट होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, पेडागॉजी होता है और इवैल्यूएशन प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, which of the following is a branch of natural science। नेचुरल साइंस की ब्रांचेस क्या क्या होती हैं? फिजिकल साइंस भी होगी, केमिकल अगर आप देखेंगे उसमें केमिस्ट्री भी आ जाएगा जो केमिकल से रिलेटेड होता है। थर्डली लाइफ साइंस भी होगा, तो इसलिए हम ऑल ऑफ देम चूज करेंगे। एक्चुअली देखिए ये सब्जेक्ट ना बहुत आपको लगता होगा कि बहुत इजी है, कि इसमें आप देखिए अगर आप एक एक बार सब चीजों की रीडिंग भी करेंगे ना तो आपको बड़ी आसानी से सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। आपको सिर्फ एक बार रीडिंग करनी होती है क्योंकि ये बहुत इजी और बहुत ही सिंपल है। व्हाट इज डिसिप्लिनरी अप्रोच? तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 1 हम पढ़ते हैं, approach in which each subject is separately taught by the teacher in the area of particular subject in question। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, an approach to curriculum integration which dissolves the boundaries between the convection discipline and organizes teaching and learning around the construction of meaning in the context of real world problems or themes। An approach to curriculum integration which focuses primarily on the different disciplines and the diverse perspectives they bring to illustrate a topic, theme or issue। अब देखिए इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमने क्यों चूज करा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि व्हाट इज डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है ना। तो अब वो ऐसी अप्रोच जिसमें डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें हर सब्जेक्ट को सेपरेटली टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एरिया वाइज पढ़ाया जाता है, उसको डिसिप्लिनरी अप्रोच बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, the aim of the mathematics curriculum at the high secondary stage is to provide wide variety of the application of mathematics, to provide wide variety of solution of mathematics, to provide wide variety of the assessment of mathematics, none of these। देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा, to provide wide variety of application of mathematics, क्योंकि मैथमेटिक्स को एप्लीकेशन के लिए हमको बहुत सारी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स दिए जाते हैं और यही एक जो मैथ्स का करिकुलम स्कूल में उसका ऑब्जेक्ट यही सेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द अप्रोच दैट मेक्स चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अकोमोडेट द न्यू एक्सपीरियंसेस, इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। 22 क्वेश्चन देखिए, मैथमेटिकल मॉडल्स आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। जो मैथमेटिक्स के जो मॉडल्स होते हैं वो एनवायरमेंट के चेंजेस को जानने के लिए यूज किए जाते हैं। इलिटरेसी, डाउरी, चाइल्ड लेबर कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। या सबको पता ही होगा कि सोशल साइंस में अगर आप देखेंगे
तो ये जो सोशल साइंस में जो सिविक्स यूजुअली होता है, जिसको आजकल पॉलिटिकल साइंस बोला गया है, उसमें ये 3 टॉपिक्स कवर किए जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो प्रोपोर्शन अलजेब्रा कैन बी कैटेगराइज अंडर, आई थिंक ये आप सबको पता है कि ये मैथमेटिक्स में कवर होता है, और बाकी के 3 टॉपिक्स तो आपको और अलग ही समझ आ गए होंगे। According to NCF, for elementary, UEE and secondary education, how many languages should be there in elementary classes? 3 languages. जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर अभी प्राइवेट स्कूल से अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 3 लैंग्वेजेस अगर उनकी कंपलसरी होती है, तो एलिमेंट्री क्लासेस में अगर एक इंग्लिश तो आई थिंक मस्ट है, और अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज भी ऐड करना है तो आई थिंक शायद क्लास 6 ऑनवर्ड्स स्पेनिश, फ्रेंच या जर्मन, ये 3 लैंग्वेजेस में आप क्या लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। इन टोटल 3 लैंग्वेजेस जो उनकी होती हैं। Question number 26. Which of the following content a teacher will include while framing of Hindi language as a discipline? तो पोएट्री ऑफ कोर्स होता है, लेटर राइटिंग, पंचुएशन भी, गद्यांश हम जिसको कॉमास वगैरह लगाने होते हैं, और जो लेटर राइटिंग मतलब कॉम्प्रिहेंशन जिसको गद्यांश बोला जाता है। तो आई थिंक ये ऑल ऑफ अबाव होना चाहिए। What are the needs of modern aspect of discipline? मॉडर्न एक्सपेक्ट में डिसिप्लिन की क्या क्या जरूरतें हैं? सोशल डेवलपमेंट है भी है, पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है। जैसे आपने टर्म सुना होगा कि स्कूल्स में चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो इसी तरह से यहाँ पे भी मॉडर्न एस्पेक्ट में ऑल ऑफ सबकी जरूरत होती है, तो ऑल ऑफ द अबाउ। Question number 28. Education is the manifestation of perfection already present in man, said by स्वामी विवेकानंद। ये बहुत फेमस कोट है, आप सबको पता ही होगा। Which of the following sequence is correct? Primary education, secondary education, elementary। देखिए ये ऑर्डर वाइज नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी में तो हम 9th और 10th हो जाता है, प्राइमरी मतलब 1st to 5th, एलिमेंट्री में 6 to 8। तो देखिए प्राइमरी 1st to 5th जो प्राइमरी होता है, उसके बाद में 9th and 10th नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर वाइज नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन that means 1st to 5th, elementary means 6 to 8, secondary means 9 to सेकेंडरी। देखिए सेकेंडरी में सीनियर सेकेंडरी होता है एंड हायर सेकेंडरी होता है। तो सेकेंडरी में आप आई थिंक 9 to 12 भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, क्योंकि प्राइमरी 1st to 5th हो गया, एलिमेंट्री 6 to 8 हो गया, एंड देन सेकेंडरी 9 to 12 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following subject will not be taught in primary class? कौन सा सब्जेक्ट प्राइमरी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाएगा? मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस जिसको अगर आप देखेंगे प्राइमरी क्लास में जिसको ईवीएस के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश भी पढ़ाया जाता है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन नाम की कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उनका एक बेसिक बस स्पोर्ट्स होता है। What are the objectives of economic development? जनरल एजुकेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एजुकेशन से ही रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट होगा, और एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट ऑफ पीपल जुड़ा हुआ है। तो देखिए 1, 2 एंड 3 दो तीनों ही अपने आप में इंटर रिलेटेड है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव। National Committee on Women Education was established in 1958 to 1959. This has to be learned. Indian Education Commission was established on 14 July 1964. देखिए दो चीजें आपको याद रखनी है कि वुमेन एजुकेशन की जो कमिटी सेटअप हुई थी, नेशनल कमिटी, वो 1958 में हुई थी, और जो आपको ये याद रखना है कि 1958 से लेकर 1959 तक के बीच का ईयर याद रखना है, और जो इंडियन एजुकेशन कमीशन था वो 14 जुलाई 1964।
Which of the following is not a problem of adult education? Problem नहीं है. Stereotype thinking ये problem है. Stereotype thinking मतलब लड़का लड़की में फर्क वाली thinking को बोलते हैं. Lack of good teachers ये adult education की problem हो सकती है. Lack of schools ये problem हो सकती है. देखिए इसमें सबसे आपको और लग रहा होगा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि जब एजुकेशन की बात हो रही है तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बिल्कुल ही ऑड ऑप्शन है. What is the full form of NCERT? National Council of Educational Research and Training. ये तो बहुत कॉमन टर्म है, सबको पता ही होगा. फिर से देखिए आ गया, what is the full form of CAI? तो CAI का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. Effectiveness of curriculum is determined by evaluation. देखिए आप पहले उसको डिजाइन कर लेते हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स तय हो जाते हैं, उसकी स्ट्रैटेजीज डिफाइन की जाती है, उसके मेथड्स बताए जाते हैं, फिर वो कितना इफेक्टिव है, कितना असरदार है, उसके इवैल्यूएशन से मालूम पड़ता है, क्योंकि इवैल्यूएशन से हमें उसकी प्रोग्रेस का पता चलता है, तभी हम जान पाते हैं कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 4 इवैल्यूएशन. ऑप्शन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए. The primary duty of the teacher is to raise the intellectual standard of the students, improve the physical development of the students, all-round development of the students, imbibe value system in the students. अब आप देखिए कि अगर हम इसकी बात करें तो एक टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राइमरी उसकी जिम्मेदारी क्या होती है. तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो टीचर की प्राइमरी जिम्मेदारी ना ही एक बच्चे को इंटेलिजेंट मतलब उसको एक इंटेलिजेंट बनाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होगी, उसको फिजिकल डेवलपमेंट नहीं. एक टीचर की जिम्मेदारी होती है कि एक स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना, कि एक चाइल्ड कितना ओवरऑल, चाहे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, मॉरल, एवरीथिंग, उसमें वैल्यूज को इनकलकेट करना, मॉरल वैल्यूज को, तो ये सारी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से टीचर की होगी. सो ऑप्शन नंबर 3. Who introduced project method? This again has to be learned. William H. Kilpatrick. आपको याद करना होगा. Do remember this. What is constructivism? This is a definition जिसकी जो आपको एक इसका meaning है. Constructivism is a theory in education that recognizes the learner's understanding and knowledge based on their own experiences prior to entering school. देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि जो स्टूडेंट्स का माइंड होता है वो बहुत ही शार्प होता है, और जो उनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो बहुत ही उनका जो उनके आइडियाज बहुत इनोवेटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं. तो जो उनके दिमाग में आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्टिव चीजें बन जाती हैं. तो उन्हीं सब चीजों को जोड़ के एक बनाया हुआ है टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म. तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? थ्योरी होती है एजुकेशन में जो कि पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को, उसके लेवल को, उसके नॉलेज को, जो और या फिर जो उन्होंने बचपन में जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस करे होंगे, तो उन सब चीजों को मिला के बोला गया है कंस्ट्रक्टिविज्म. तो ऑप्शन नंबर 1 होगा कंस्ट्रक्टिव थ्योरी इन एजुकेशन दैट रिकॉग्नाइजेस द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस. पहले के एक्सपीरियंसेस, खुद के एक्सपीरियंसेस स्कूल में एंट्री के पहले. अ गुड टेक्स्ट बुक कैसी होती है? प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सिलेबस, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग, प्रोवाइड इफेक्टिव लैंग्वेज. तो हाँ, अच्छी बुक में एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर्म्स, प्रॉपर सिलेबस, और बहुत सारी वेराइटीज होनी चाहिए, इफेक्टिव लैंग्वेज होनी चाहिए, इनपुट्स होने चाहिए. तो ये सब तरह की देखिए इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 में कवर किया हुआ है. सो इट्स ऑल ऑफ देम. क्वेश्चन 40 पे आ जाइए. A vision of teachers' professional practice in the 21st century includes. A vision of teachers. देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? फर्स्ट कंटेंट नॉलेज, बिल्कुल. क्लासरूम मैनेजमेंट, वो तो बिल्कुल होना चाहिए टीचर के हाथ में. असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन,
तो इसलिए ऑल ऑफ देम ऑप्शन जाएगा कि एक जो टीचर, अ विजन ऑफ टीचर्स प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन 21st सेंचुरी, सब कुछ तीनों ऑप्शन उनमें होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, हु इंट्रोड्यूस्ड बेसिक एजुकेशन। तो हम सबको पता है महात्मा गांधी, हमारे गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस, जो शिक्षा का जो इंट्रोडक्शन उन्होंने ही करवाया था, क्योंकि वो एक बाहर गए थे पढ़ने के लिए, फिर वो इंडिया आए थे तो उन्होंने लगा कि एजुकेशन लैग कर रही है इंडिया में, सो ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, evaluation has its 4 different aspects namely, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है, evaluation लर्निंग एक्सपीरियंसेस होता है, लर्निंग अप्रोच होता है, और रिलेशनशिप देखो तीनों जो होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस होता है एंड देन लर्निंग अप्रोच, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अब हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे ही एस्पेक्ट्स होते हैं इवैल्यूएशन। जैसा कि मैंने बताया कि पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, फिर हम लर्निंग करते हैं, फिर लर्निंग की अप्रोच कि किस तरह से लर्निंग कराई जाए, और फिर आपस में हम लर्निंग, जो पुराना लर्निंग उनका एक्सपीरियंसेस है और जो हमारी अप्रोच है, उसको हम क्या करते हैं, उसको एक जो इंटरलेट करके उनकी लर्निंग को और आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए इसमें 1, सेकंड, चारों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। देखिए हमने ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को चूज किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए। व्हाट इज पेडागोगी? the method and practice of teaching, especially as an academic subject or theoretical concept. Okay, question number 44 पे आ जाइए। Who introduced the term culture? ऑप्शन नंबर 2 है एडवर्ड बी टाइलर, इसको लर्न करना होगा। कल्चर का जो शब्द है, वर्ड है, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये एडवर्ड जी ने करा था, एडवर्ड बी टाइलर। क्वेश्चन 45 है, आई थिंक हम क्वेश्चन 45 पे हाँ ठीक आए हैं। What is cross-disciplinary approach? It refers to research and creative practice that involve 2 or more academic discipline. It involves 2 or more academic discipline. यहाँ पे 2 होगा, जो क्रॉस डिसिप्लिनरी होता है वो 2 या 2 से ज्यादा एकेडमिक डिसिप्लिन में इन्वॉल्व होता है, तभी उसे क्रॉस डिसिप्लिनरी बोला गया है। आइए आगे देखते हैं। The dash serves as a guideline for syllabus, textbooks and teaching practices for the schools in India. आप सबको पता है NCF जिसका आंसर है NCF, अगर आप देखेंगे आपकी बुक्स में लिखा हुआ होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। प्लीज यहाँ पे गलती से भी NCERT मत लिखेगा, क्योंकि जो नेशनल करिकुलम, क्योंकि देखिए जो NCERT है वो अलग चीज है और जो NCF है वो अलग चीज है, क्योंकि जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, पूरी इसकी एक प्रॉपर एक टीम है जो एक गाइडलाइन बना देती है बुक्स के लिए, सिलेबस के लिए, टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए क्या क्या पॉलिसीज फॉलो होंगी, ये सब डिसाइड की जाती हैं। Which among the following does not, देखिए फिर एक क्वेश्चन, एक नेगेटिव क्वेश्चन है, इसका कंफ्यूज मत होइएगा। Which among the following does not fit into the scheme of educational goals for the idealist? अब कौन सा एजुकेशनल गोल्स में फिट नहीं होता? अब देखिए सबसे पहला है केयर ऑफ बॉडी। तो केयर ऑफ बॉडी मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे कुछ फिजिकल फिटनेस या अगर फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन आता तो हम केयर ऑफ बॉडी कंसिडर कर सकते थे, बहुत ऑड ऑप्शन है। मॉरल वैल्यूज आपके एजुकेशन गोल्स का होता है, स्किल्स, सेल्फ एक्सप्रेशन, राइट, है ना। अ केयर ऑफ बॉडी बहुत ही ऑड है, तो इससे हम केयर ऑफ बॉडी चूज करेंगे। रिलीजियस एजुकेशन इज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय आइडलिस्ट। जो रिलीजियस एजुकेशन होती है वो आइडलिस्ट के थ्रू एडवोकेट की जाती है। Which of the following is not criticized by realism in education? कौन सा ऑप्शन है जो क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है रियलिज्म एजुकेशन में? ऑप्शन नंबर देखिए हम 3 पे जाएंगे।
क्योंकि ये बोल रहा है ऑर्गेनाइजिंग स्कूल्स इन अ वे दैट इज कंडक्टिव टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिटीजनशिप, जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आपको सिटीजनशिप के लिए आपको बनाती है, तैयार करती है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। Which of the following does not pertain to intellectual development aim of education? जो आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करता है, नहीं, नेगेटिव क्वेश्चन है। कल्टिवेशन ऑफ इंटेलिजेंस, अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि नहीं, तो उसमें फिर बोल रहा है कल्टिवेशन, तो फ्री ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात नहीं करी है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए स्पिरिचुअल इन डेवलपमेंट होगा। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव पावर्स, जो कि फिर आपके इंटेलिजेंट माइंड से जुड़ा हुआ है। फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ माइंड, फिर देखिए आपका ब्रेन से रिलेटेड, जो माइंड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 स्पिरिचुअल, जो कि हमारे माइंड से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये हमने 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बीएड हमारे सेकेंड ईयर के जो पेपर 4 है उसका बी पार्ट है। तो आई होप आपको ये 50 एमसीक्यूज बहुत हेल्पफुल लगे होंगे। प्लीज इनको एक बार गो थ्रू करिए। आई थिंक आपको एग्जाम में इसमें से काफी कुछ कवर हमने कर लिया है और काफी कुछ आ भी सकता है। बाकी आप एक बार बुक्स को भी एक बार, जो टॉपिक्स होते हैं, एक बार उनको रीड जरूर करें। थैंक यू।